अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन का। ये हमारी सीरीज चल रही है सीफैप के जो अटेम्प्ट है जून की, उसके लिए हम ये जो है वो कोर्स कर रहे हैं। हम लोग जो लास्ट में हमने कवर किया था, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कवर हो गया था। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है जी बिजनेस कॉम्बिनेशंस अचीव्ड इन स्टेजेस, एक्विजिशन अचीव्ड इन स्टेजेस, पैटर्न ऑफ ओनरशिप्स इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पे जो है ना, हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन जो है वो स्टेजेस में जो अचीव होगी, तो उसको हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स एंड एप्लीकेशंस एबिलिटीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2017। चलो जी, एक्विजिशन अचीव्ड इन स्टेजेस, ये हमारा आज का टॉपिक है और हम साथ पढ़ेंगे परचेज ऑफ एडिशनल इक्विटी इंटरेस्ट आफ्टर कंट्रोल इज अचीव्ड। अगर आप जब आप कंट्रोल आपके पास आ जाता है, उसके बाद अगर आप मजीद जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी सब्सिडी के अंदर, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में जो है ये पूरा चैप्टर हम जो है विद न्यूमेरिकल्स जो है इसको ख़त्म करें। पहले हम बात करते हैं एक्विजिशंस अचीव्ड इन स्टेजेस। कहता है एज वेल एज बीइंग अचीव्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल माइट बी अचीव्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आप सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के से भी कंट्रोल जो है वो गेन कर सकते हैं। दीज आर नाउन एज स्टेप एक्विजिशन, इसको आप स्टेप एक्विजिशन बोलते हैं। सक्सेसिव शेयर परचेज और पीस मेल एक्विजिशन, इसको आप पीस मेल एक्विजिशन भी बोलते हैं। इसको आप स्टेप एक्विजिशन भी बोलते हैं। इसको आप सक्सेसिव शेयर परचेजेस भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से जो है ये आपको जो है पूछा जा सकता है। तो ये सब किस में कवर्ड होते हैं? ये सब कवर्ड होते हैं एक्विजिशन अचीव्ड इन स्टेजेस। क्या होता है ये जनाब? वो कहता है एक कंपनी में परचेज 35 स्टेक एंड देन अ ईयर लेटर परचेज फर्दर 40%। पहले उसने क्या किया? सपोज करें उसने जून के अंदर जो है वो 35% परचेज किया। देन आफ्टर अक्टूबर में क्या किया उसने? उसने 40% और परचेज कर लिया। तो टोटल कितना हो गया उसका? 70%। अब कंट्रोल कब आएगा उसका? उसका कंट्रोल आएगा जब उसके पास वोटिंग राइट 70% हो जाएंगे। जब 35% होंगे तो 35% पे 35 हो होगा, सॉरी 35 था ना, ये 35% पे इसके पास कंट्रोल नहीं आएगा। कंट्रोल आता है इसका पास 50+ पे कंट्रोल आता है। टोटल 75 नहीं होगा। सॉरी यार 75 कर देते हैं। तो 75% इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसके पास कंट्रोल आएगा, वैसे लिखा हुआ था when the second purchase is made the company interest is subsidy increase 35% to 75%। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो जब 35% आया तब ये क्या है? तो तब ये क्या है? तब ये एसोसिएट कंसिडर होगी। अभी इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? इस पे IAS 28 लग रहा है कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन इसकी भी हो रही है, लेकिन उसको हम IAS 28 के तहत कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास 75% वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, तो फिर जो है इसकी जो कंसोलिडेशन होगी वो IFRS 3 और 10 में होगी। और वो किस डेट से होगी? वो इस डेट से होगी, अक्टूबर से। अक्टूबर ऑनवर्ड जो है ये कंसोलिडेशन होगी। अक्टूबर से पीछे जो है वो एज ए एसोसिएट कंसिडर की जाएगी और उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। वो IAS 28 में करेंगे। और IAS 28 में कौन सा मेथड लगता है? IAS 28 में लगता है इक्विटी मेथड। और यहाँ पे कौन सा मेथड लगता है? एक्विजिशन मेथड। This is a controlling interest. IFRS refers to such a transactions as a business combination achieved in stages, sometimes also referred as step acquisition. In other words, control is achieved at the date of second acquisition. यानी कि जो हमने कहा ना अक्टूबर, तो अक्टूबर से ही इसका कंट्रोल लगेगा और अक्टूबर से ही जो है इसकी कंसोलिडेशन बनेगी अंडर IFRS 3 and 10।
ये जो है दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ये इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। Consolidation is form of acquisition date, which is the date at which the control is achieved. Goodwill is calculated at acquisition date with the reference to the fair value of the consolidation. अब यहाँ पे वो कहता है कि जब आपने इस तरह की आपने काम किया, पहले आपने 35% इन्वेस्टमेंट की हुई थी, फिर बाद में आपने 40% की, तो अब वो जो आपने यहाँ पे गुडविल निकालनी है, अब यहाँ पे गुडविल कैसे निकालेंगे आप क्या करेंगे, आपने दो इन्वेस्टमेंट की हुई है, पहले आपने की हुई है इन्वेस्टमेंट, आपने की हुई है 35% में की हुई है आपने इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। वो जो 35% आपने की हुई है पहले आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, तो इसकी आपने क्या निकालनी है, इसकी आपने फेयर वैल्यू निकालनी है। कि आप देखेंगे कि आज अक्टूबर पे जब हमने 40% गेन किया है, तो तब इसकी फेयर वैल्यू क्या है, फिर आप देखेंगे आज हमने जो 40% इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपकी परचेज कंसिडरेशन बनेगी, ठीक है जी। तो इस तरह क्या इस तरह हम परचेज कंसिडरेशन बनाएंगे, जिसको हम गुडविल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। IFRS 3 requires that for a business combinations achieved in stages, the parent must must remeasure any previously held equity interest in new subsidiary of its fair value, ठीक है ना, जब हमने कहा फेयर वैल्यू भी निकालेगा उसको, at the date the control was achieved. This is added to the cost, ठीक है, cost of investment that result in control. तो यहाँ पे आपने दो चीजें आपके पास है, दोनों को आप जमा करेंगे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आप कहेंगे कि आपकी परचेज कंसिडरेशन है। दिस फिगर इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ योर गुडविल। अब वो कहता है गुडविल कैसे निकालेंगे आप, गुडविल कैसे निकालेंगे आप, कहता है जी आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसिडरेशन ट्रांसफर, आपने कितना पैसा दिया, कितनी कॉस्ट आपकी इनकर्ड की, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो वही 30%, ये आपका जो था पिछले क्वेश्चन में 30% ये था, 35% था ये, सॉरी, और 40% ये था। तो ये आपका कॉस्ट पे आया, ये आपका फेयर वैल्यू पे आया, आज की फेयर वैल्यू जिस डेट पे आपने 40% इन्वेस्टमेंट की है। इसमें आप प्लस करेंगे एनसीआई, इसमें प्लस करेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, ये बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। उसमें सब देखेंगे आपको मिला क्या है, द नेट एक्विजिशन डेट, द अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट रिक्वायर्ड अज्यूम्ड, इसमें से आप माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा आपका गुडविल आ जाएगा। तो जब भी हम गुडविल निकालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी पैटर्न पे जो है गुडविल को कैलकुलेट करें, कि सबसे पहले हम देखें कि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर कोई प्रीवियस उससे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको फेयर वैल्यू पे लाके ऐड कर दें, उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसको एनसीएस में ऐड करेंगे, तो टोटल हमें जो पता चल जाएगा कि उसकी वर्थ कितनी है बिजनेस की, और उसमें से हम कितना हमें गेन हुआ है, कितना हमें मिला है, वो सारा एसेट्स माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी गुडविल निकल आएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो चीज है ये 100% है, ये 100% क्यों हुआ है कि ये भी 100% है। और यहाँ पे कभी कभी ध्यान में क्वेश्चन आ जाता है, यार ये एसिड जो है हमारा शेयर तो 75% है, तो ये 100% कैसे आ गया, इसको भी 75% आना चाहिए, ठीक है जी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो इंसान के हमारे ध्यान में क्लिक करते हैं और वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपनी चीजें जरूर ध्यान में रखनी है कि गुडविल अपनी कब निकालनी है, गुडविल के लिए जब जो बातें हमारे ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली बात जो है गुडविल की, ये गुडविल कब निकलती है, एक्विजिशन डेट पे। इसके अलावा गुडविल कभी नहीं निकलती। अब अगर मैं मजीद इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी 40% की, फिर मैं 35% की है, फिर मैं 5% और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो गुडविल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे जो है मैंने 10% पहले भी कभी की होती है, और उससे भी गुडविल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुडविल हमेशा तभी कैलकुलेट होना है जिस दिन आपका कंट्रोल आएगा, ना उससे पहले कभी कैलकुलेट होना है, ना उसके बाद कभी कैलकुलेट होना है, ठीक है जी। एक एक्सेप्शन में देखी हुई थी 12 मंथ विंडो की। वो स्टैंडर्ड में हमें ये कहता है
कि अगर आपको अगले किसी एक साल के अंदर अंदर ये पता लगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे कुछ एसेट्स ऐसे थे जिनकी वैल्यूएशन आपने सही नहीं की, या वो डेट पे एग्जिस्ट करती थी जिससे आपने एक्विजिशन की, या उससे पहले का कोई अमाउंट है, तब आप जो है गुडविल में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज गुडविल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। गुडविल जो जब कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद वो इम्पेयर्ड जरूर होगी, लेकिन उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो ये एक पेट फार्मूला है। हम इसी पेट फार्मूले से जो है गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इवन के आई कैप के जो पास पेपर्स हैं वहां पे भी जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हम इसी पैटर्न पे करेंगे। ठीक है जी। कहता है द रिजल्टिंग गेन और लॉस ऑन द रीमेजरमेंट ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एंड एज अप्रोप्रिएट। वो कहता है नहीं, गेन और लॉस तो आपको होगा। अब देखिए आपने 34% जो है पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है जी। वो उसकी मे बी जो कॉस्ट है आप कह लें उसकी, आपने 100,000 जो है उसकी कॉस्ट थी, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अब ये कॉस्ट थी उसकी। आज आपने उसकी फेयर वैल्यू ली, ये इसकी कॉस्ट वैल्यू है। तो आज उसकी फेयर वैल्यू आप ले, आपने जब पीसी बनाया तो हमने इसकी फेयर वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू आपने निकाली तो वो 1,20,000 आ गया, ये 35% की। तो अब वो कहते हैं जो डिफरेंस आ गया 20,000 का, 20,000 जो आपने इंक्रीज कर दिया है, इसको आपने कहाँ लेके जाना है? इसको वो कहता है कि इसको या तो आप पीएनएल पे लेके जाए या इसको ओसीआई में लेके जाए। तो जहां जो आपका सूट करता है, जो अप्रोप्रिएट मैनर है, उस मैनर पे आप उसको ट्रीट करें। ठीक है जी। तो ये उसके एसोसिएट की बात कर रहा था कि एसोसिएट का जो गेन लॉस होगा उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। अच्छा जी, स्टेप एक्विजिशन कहता है जनाब एच होल्ड 10% ईयर 2। एस का उसने 10% होल्ड किया हुआ, इन्वेस्टमेंट की हुई है, कब की थी? 2 years ago, 2 साल पहले, ₹4.45 million। ये उसकी कॉस्ट है। उसने एक कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट की, 45 मिलियन की कॉस्ट है, जो उसने 10% उसकी जो है होल्डिंग परचेज की एस लिमिटेड की, एच लिमिटेड है। द बैलेंस ऑन एस रिटेन अर्निंग वाज 150। उस टाइम क्या था? उस टाइम जो था उसका बैलेंस जो था वो 150 मिलियन था एट दैट डेट। 2 साल पहले उसका जब उसने उसको इसमें इन्वेस्टमेंट की तो उस टाइम उसका रिटेन अर्निंग उसकी बैलेंस में जो आ रही थी 150 मिलियन आ रही थी। अब क्या हुआ? एच बॉट 60% ऑफ एस 1 years ago एज 45। अब उसने क्या किया? उसने उसको क्या किया? उसने उसने मजीद इन्वेस्टमेंट की उसमें, 60% उसके और शेयर मार्केट से उठा लिए, और उसको कितना पे करना पड़ गया? उसको 540 रुपए पे करना पड़ गया। द बैलेंस ऑन एस रिटेन अर्निंग वाज 300 मिलियन। उस टाइम क्या था? उसकी रिटेन अर्निंग कितनी हो गई थी? वो 300,000 थी, उसकी 300 मिलियन थी। At this date, an S held a non-current assets at fair value of 150 more than its carrying amount. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि जनाब, ये जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, एक एडिशनल उसने दे दी चीज इंफॉर्मेशन। एस लिमिट एस लिमिटेड, यहाँ पे उसके पास कुछ करंट नॉन करंट एसेट्स हैं। वो कह रहा है अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये एस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब जब हम ये भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो जहां भी इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। हम ये सपोज ही कर लेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई है उसके अंदर ये शामिल है, ये शामिल ही नहीं है। हम जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी बैलेंस शीट से, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें सारी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो उसने आपको ये कहा कि यहाँ पे जो है एस लिमिटेड एक नॉन करंट एसेट्स है जिसकी फेयर वैल्यू जो है वो 150 मिलियन है, मोर देन इज कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में आ रही है, लेकिन हमें जो है क्या करना है? हमें, क्योंकि जब आपको हमने ये देखा कि जब एक्विजिशन करते हैं, जब कंसोलिडेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? आईएफएस 3 क्या कहता है, हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि हमें जो उसके एसेट्स लेने हैं, जो लायबिलिटीज लेने हैं, वो फेयर वैल्यू पे लेने हैं।
अब जब उसके हम जो अमाउंट उठाएंगे, उसकी कैरिंग अमाउंट उठाएंगे, उसमें उसने कहा है कि एक एसेट ऐसा है नॉन करंट एसेट जिसकी वैल्यू जो है 150 मोर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके एसेट्स के अंदर 150 का जो है वो एडिशन करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं जनाब द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% जो है वो ये दी हुई है। ये जिसकी कॉस्ट थी ना, ये कॉस्ट थी और ये उसकी फेयर वैल्यू है। तो हमने पीसी में जब बनाना है तो पीसी बनाते हुए हमें फेयर वैल्यू उठानी है, हमें 60 मिलियन उठानी है। अब पीसी कैसे बनेगा, पीसी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पीसी के अंदर जनाब ये चीजें आएंगी सारी आपकी, एक ये और एक ये। एक आपने कितनी कॉस्ट लगाई उस पर, और दूसरा आपने जो ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, वो आप लेके जाएंगे। अब क्या कहता है जनाब आगे, कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एचएनएस 31 दिसंबर इज एज फॉलोज। उसने बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इन्वेस्टमेंट उसने एस पे कितनी की, पहले 10% की, उसने बाद में उसने 60% की। ठीक है जी। अब क्योंकि कंसोलिडेशन करनी है, हमारे पास कंट्रोल आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को जो है अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं होगी, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। उसके अदर एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमें ये पता है कि जो एडिशन हुई है इसके अंदर, हम यहाँ पे एक एडिशन हुई है वापस 150 की, वो हम इसमें एडिशन कर लेते हैं। ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइट की ऊपर कि एक वैल्यू जो है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो मार्केट वैल्यू जब उसकी ज्यादा होगी तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे इसको जमा करें तो ये कितना बनता है हमारे पास, 2500 प्लस 150 प्लस 650, तो ये हमारे कंसोलिडेशन में बाहर चला जाएगा 3300। आगे चलते हैं जी, आगे कैपिटल में हमने इसका यूज नहीं करना, इसको क्रॉस कर दे, हमें नहीं चाहिए, हम यूज नहीं करेंगे। अब वो कहता है जनाब इसके एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एज ऑफ 31 दिसंबर एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। वो कहता है इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते। अब छोटा सा हमें डाटा दिया हुआ है, हम यहाँ देख रहे हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम ही देखेंगे इसकी गुडविल क्या है, हमें इसकी गुडविल चाहिए। अब गुडविल के लिए हमने फॉर्मूला अडॉप्ट किया ऊपर, वो ये है। ठीक है जी, हम यहीं पे इसकी गुडविल जो है कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इसको रब कर देता हूँ सारा, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज चाहिए, हम यहीं पे पुट करते हैं इसकी। ठीक है जी, तो उसने कहा जी सबसे पहले क्या किया, कंसिडरेशन ट्रांसफर, कितना कॉस्ट कितना था उसका, कॉस्ट यहाँ पे देखिए कितना जी, एक नंबर पॉइंट पे 540 दिया हुआ उसने, और उसके फेयर वैल्यू कितनी है, 60 दी हुई है। 540 और 50, यहाँ पे हम लिख देते हैं 540 और 60 उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, एनसीआई और उसका आइडेंटिफाई नेट एसेट्स, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स, ये हम इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके आइडेंटिफाई नेट एसेट निकालते हैं, वो हमारे पास जो है वो हम कैपिटल से निकालेंगे। इक्विटी जो है, इक्विटी जो है इज इक्वल टू योर आइडेंटिफाई नेट एसेट्स होता है। तो यहाँ पे इक्विटी देखते हैं, इसके इसका शेयर कैपिटल कितना है, 100 है। यहाँ जो हमें कैपिटल दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, 100 मिलियन ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, हमने काटा हुआ है ये वाला। इसमें आप रिटेन अर्निंग ऐड करें, किस डेट की रिटेन अर्निंग ऐड करें आप इसमें, इसमें उस डेट की रिटेन अर्निंग ऐड करें जिस डेट पे आपने एक्विजिशन की है। तो एक्विजिशन पे आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी है, 300। ठीक है जी, और हमने क्या किया, हमने उसके एसेट्स को इंक्रीज किया 150 से, तो फेयर वैल्यू रिजर्व्स कितना है, 150 का। ठीक है जी, क्योंकि ये 150 की मैंने बताया ना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है कैपिटल के अंदर, ये आउट ऑफ द बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, तो उसको हम इसको उसमें बैलेंस शीट में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 550। इस 550 को आप बोलेंगे कि आपका क्या है, ये आपके आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स है। ठीक है जी, तो 550 मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैं यहाँ पे लगूँ।
अब हमें चाहिए एनसीआई। एनसीआई कितना है? अब हमारे पास एनसीआई देखिए रेशियो कितनी हो चुकी है हमारे पास, 610 और प्लस 70 रेशियो हमारे पास हो चुकी है। ठीक है जी, 70 हमारे पास हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हमें 30 चाहिए, जो इसका 30% कितना होगा वो आप निकाल लें, वो हो जाएगा 165। तो ये आपका क्या है, ये आपका एनसीआई आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 165 540 प्लस 60 प्लस 165 आपका आ गया 765 माइनस 550। दिस इज योर 215 इज योर गुडविल। ठीक है जी, तो ये गुडविल आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं गुडविल 215 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टोटल आपका हो जाएगा 3515। ठीक हो गया जी, बैलेंस शीट में हमारे एसेट साइड जो है कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं इक्विटी लायबिलिटी की। तो 100 कैपिटल एज इट इज जो है वो एच का बाहर चला जाएगा। अब इसका रिजर्व्स कैलकुलेट कर लें। रिजर्व कितना आपके पास आ रहा है? आपके पास आ रहा है रिजर्व 2485, ये एच का है। इसमें एस का शेयर जो है हम ऐड करेंगे। एस का शेयर ऐड करने से पहले आप देखें कि आपके पास कुछ गेन हुआ है। बिल्कुल, आप देखें यहाँ फेयर वैल्यू कितनी हो गई है इसकी, 60 हो गई है, और कॉस्ट कितनी है 45। अगर इस दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है 15। तो 15 का आपका प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपका कहाँ चला जाएगा? ये प्रॉफिट आपका रिटेन अर्निंग में चला जाएगा 15 का। ठीक है जी, तो आप अपनी जो डिफरेंस है आपका कॉस्ट और फेयर वैल्यू का, वो कहाँ रखेंगे? उसको आप रिटेन अर्निंग में रख लेंगे। उसके बाद जो एस है उसका उसका कितना प्रॉफिट शेयर बढ़ा है, अभी उसका कैपिटल कितना है 500। ठीक है जी, और जब हमने एक्वायर्ड किया था तब कितना था 300। तो इसका मतलब क्या है कि 200 का फर्क पड़ गया। 200 का कितने परसेंट आपका, आपने कितने परसेंट इस पे एक्विजिशन की हुई है? 70%। तो 200 का आप 70% लेंगे तो वो आ जाएगा 140। इन सबको आप जमा करें तो ये आ जाएगा 2640। ये 2640 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को जमा करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को 550 बाहर चला जाएगा। अब आपका रह गया एनसीआई। एनसीआई की कैलकुलेशन कर लें, यहाँ को कर लेते हैं एनसीआई। एनसीआई का ओपनिंग बैलेंस कितना है 165, अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर, ये रहा ओपनिंग आ गया। ठीक है जी, और कितना प्रॉफिट का डिफरेंस आया? आपका डिफरेंस कितना है 200 का। 200 का कितने परसेंट चाहिए आपको? एडिशन कितना हुआ इसमें 200 का 30%। ठीक है जी, 200 का 30% में ऐड कर दें, वो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 225। तो ये एनसीआई आप यहाँ पे लिख लें 225। ठीक है जी, ये आपका बैलेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा इस क्वेश्चन में कि आपने स्टेप एक्विजिशन जब की, जब आपने पहले इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद आपने जब दूसरी इन्वेस्टमेंट पे उसका आपने गेन किया, उसकी कंट्रोल गेन किया, तो हमने क्या किया? हमने पहली इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या किया? एक तो हमने जो उसकी फेयर वैल्यू थी उसको हमने यूज किया परचेज कंसीडरेशन में, और दूसरा जो उसका डिफरेंस आ रहा था फेयर वैल्यू और कॉस्ट का, उसको हमने यूज किया अपने पीएनएल में, उसको रिटेन अर्निंग में उसको ऐड किया हमने। और उसके बाद हमने जो नॉर्मल हमारा तरीका था गुडविल निकालने का और हमने एनसीए निकालने का, वो हमने नॉर्मल तरीके से इसको कैलकुलेट किया। ठीक है जी, तो ये बाकी सारी इन्होंने डिटेल दी हुई है, वो आप खुद देख लीजिएगा। चलो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया। कहता है कंपनी पी बॉट शेयर्स ऑफ टी एज फ्लोस। कंपनी बी जो है वो टी के शेयर्स लेके आ गई है। कहता जी एयर 1 में क्या है, उसके पास 40 एयर 1 में उसने 40,000 शेयर लेके आया है। जब उसकी कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी इसको 180, और वहां पर उसकी रिटर्न अर्निंग कितनी थी? टी की रिटर्न अर्निंग कितनी थी 500,000। ईयर 4 में उसने क्या किया?
वो मजीद जो है उसके शेयर परचेज करके लाया, जब उसको 780,000 उसको पे करना पड़ गया, और जब उसकी रिटर्निंग जो थी वो 800,000 थी। If Official get no fair value adjustments across on the acquisition date, company T had issued a share capital 200,000 of 100 shares. तो यहाँ पे इसका पेड अप कैपिटल कितना है? पेड कैपिटल उसका कितना है? 200,000 शेयर्स। अगर उसका पेड अप कैपिटल 200,000 शेयर्स है तो एक्विजिशन कितनी हुई? तो 40,000 डिवाइड बाय 200,000 इज इक्वल टू 20%, 60%। तो पहले उसने कितने परसेंट रिक्वायर्ड किया? उसने 20% रिक्वायर्ड किया, और फिर कितने परसेंट रिक्वायर्ड किया उसने? फिर उसने बाद में 60% रिक्वायर्ड किया। तो बाद में इसका टोटल कितना हो गया? यहाँ पे टोटल उसका हो गया 80%। तो जब 80% उसका हुआ तो वो तब उस टाइम वो एक्विजिशन पे आ गया। तो वहां से हमने इसके ईयर 4 से इसको कंसोलिडेशन शुरू करनी है। तो ईयर 1 से लेके ईयर 30 जून 2004 तक क्या होगा? ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 20%, ये क्या बनेगा रहेगा? ये हमारा एसोसिएट बना रहेगा। इसको हम IAS 28 में डिस्कस करेंगे। और ईयर 30 जून ईयर 4 में क्या होगा? ये हमारी कंसोलिडेशन का पार्ट बन जाएगा। अब वो कहता है जनाब, एंड रिटेन प्रॉफिट एट 31 दिसंबर ईयर 4 इज 900,000। द फेयर वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज 40,000 शेयर इज 2,50,000। यहाँ पे उसने फेयर वैल्यू दी हुई है। उसकी फेयर वैल्यू जो है यहाँ पे 250K दी हुई है इस इन्वेस्टमेंट की। एट 30 जून 2004 व्हाट विल बी द गुडविल एट द एक्विजिशन। तो वो कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फार्मूला है हमारे पास? हमें फार्मूला ये है कि हम देखेंगे कि मैंने कॉस्ट कितनी दी हुई है। ऊपर वाला फार्मूला, कॉस्ट हमारी कितनी यहाँ पे? 780। ठीक है जी। फिर हमने कहा उसमें फेयर वैल्यू ऐड करें। आप फेयर वैल्यू ऐड करें। फेयर वैल्यू हमें दी हुई है हमारी जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रही थी, उसकी फेयर वैल्यू हमें उससे 250 क्वेश्चन ने दी हुई है, वो इसमें आप ऐड कर लें। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर। तो ये बन जाएगा आपका 1030,000। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप एनसीआई ऐड करेंगे। एनसीआई से आप ऐड करेंगे और लेस क्या करेंगे? आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर गुडविल आ जाएगा। हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला जो है उसी से हम चलेंगे इसको लेके। तो अब हम इसके अंदर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। हमने एनसीआई कैलकुलेट करना है और आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स INA जो है कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका जो है INA कैलकुलेट कर लेते हैं। तो INA इसका देखें कैसे कैलकुलेट होगा। अगर मैं इसका INA कैलकुलेट करूं, नेट आइडेंटिफाइड एसेट्स, तो हम कैसे करते हैं? वो कैपिटल से करते हैं, वहां पर बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका कैपिटल होगा, कैपिटल में रिटेन अर्निंग आएगा। ये INA किस डेट का निकालना है? डेट ऑफ एक्विजिशन का। ठीक है, ये हमने 31 दिसंबर 2004 का नहीं निकालना। हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 30 जून 2004 है। तो हमने ये जो वर्किंग करनी है ये 30 जून 2004 पे करनी है। तो 30 जून 2004 पे कैपिटल कितना है? इसका कैपिटल इसका 2 लाख है। ठीक है जी, 2 लाख शेयर, एक रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर हो गए इसके। इस डेट पे इसकी जो है रिटेन अर्निंग कितनी है? ठीक है जी, तो वो हमें दी हुई उसने 800,000। तो हमने यहाँ पे 800,000 इसमें ऐड किया, और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 1 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 10 लाख। ठीक है जी, 10 लाख आ गया। इसका एनसीआई निकाल ले। एनसीआई कितना होगा? एट द रेट ऑफ कितने परसेंट आ गया हमारे पास? 80% हमने एक्वायर्ड कर ली हुई है, तो ये 20% पे आ जाएगा। इसका 20% 2 लाख आ जाएगा। अब एनसीआई 2 लाख आ गया, और एनसीआई यहाँ 2 लाख लिखेंगे आप, और माइनस करें आप 10 लाख। ठीक हो गया जी। तो गुडविल आ जाएगी इसकी 2,30,000। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपने जो इन्वेस्टमेंट ली, आपने इन्वेस्टमेंट कितने की ली? आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की? यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके पास कॉस्ट कितनी थी। आपके पास कॉस्ट कितनी थी? 1,80,000। ठीक हो गया जी। अब 1,80,000 कॉस्ट थी आपकी। ये बात हो रही थी 2001 की, ईयर 1 की। अब आप बात कर रहे हैं, आप यहां तक आ चुके हैं। जब आप यहां तक आप आए हैं
तो क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये जो प्रॉफिट आप देखें, इक्विटी मेथड थोड़ा ध्यान में लेके आए। इक्विटी मेथड क्या कहता है, इक्विटी में कहता है पहले आप क्या करें, कॉस्ट पे बुक करें, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसका जब जब वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी तो आप क्या करेंगे, अपना शेयर जो ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जैसे जैसी सब्सिडी प्रॉफिट देती जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया आपका, आप देखिए डिफरेंस कितना आया आपका, आपका 3 लाख रुपए का डिफरेंस आया आपका, 3 लाख से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो शेयर था 20% आपका शेयर था, वो 20% शेयर भी बढ़ा आपका। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इसमें एडिशन कितना हुआ है, एडिशन कितना हुआ, 3 लाख से उसका प्रॉफिट बढ़ा, और इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 20%। ठीक है जी, तो इसका 20% जो है 60,000 इसमें ऐड होगा। ये आपकी आएगी कैरिंग अमाउंट, जो आपकी बुक पे आ रही होगी। 180 प्लस 60, 2,40,000। अब इसकी फेयर वैल्यू कितनी आपके पास है, 2,50,000। तो 10,000 क्या हुआ, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरह आपने इसका प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। जब देखेंगे इसमें आप जो आपने देखा कि ये आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको प्रॉफिट के साथ साथ इसको एडिशन करना है। अब ये डिफरेंस होगा, ये पीएनएल में जाएगा। ये क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने आपको जब समझाने के लिए करा दिया साथ। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिकल एग्जाम। यहाँ पे क्या कहता है जी, कहता है वही क्वेश्चन है, पी कम्यूटेड शेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी ईयर 1 में भी उतना है, ईयर 2 में भी उतना ही है, सब कुछ सेम है। No fair value adjustments arose on acquisition between 1st January 2001 to 30 June 2000। अच्छा, बाद में क्या हुआ, कहता है कंपनी टी was treated as an associate and an investment in टी was accounted for by equity method। ठीक है जी, वो इक्विटी मेथड का आपको बता रहा है कि उसने कहा ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये कितने परसेंट थी, 20% थी। तो ये 20% क्या है हमारा, हमने कहा कि 20% जो है हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। There was no impairment in the investment, इसमें इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। T Limited had issued a share capital 200,000 shares. The fair value of its investment 40,000 is 2,50,000, सेम ही है। In the year June 4, what gain and losses should be recognized on June when the investment, वो कितना पता है गेन एंड लॉस कितना है, वो जो हमने पीछे भी जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया बात, वो क्योंकि वो पहले ही कर गए। तो ये वाला बेसिकली ये न्यूमेरिकल आगे आ गया था, मैंने पहले ही करा दिया। तो ये वो आपसे पूछ रहा है एग्जाम्पल 2 में, इसके सोल्यूशन बाई चांस हम ऊपर ही कर गए, तो वो यही आपसे पूछ रहा है कि बता दें इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो वो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था बाई चांस। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं जनाब, परचेज ऑफ एडिशनल इक्विटी इंटरेस्ट आफ्टर कंट्रोल इज अचीव। अब क्या होगा, पहले 60, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने पहले 20% किया था, उसके बाद हमने कितना लिया, 60% लिया, तो हमारा कंट्रोल आया। अब ये उल्टा हो जाएगा, पहले हम कंट्रोल लेंगे, उसके बाद हम एडिशनल परचेज करेंगे। ठीक है जी, इसके ये रिवर्स हो जाएगा। तो फिर हम रिवर्स हो जाएगा तो हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अब हमने वो देखा। A company may makes a future purchase of shares after control has been achieved. This is a transaction between the owners of the subsidiary, the controlling interest and the non-controlling interest. कहता है ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये किसके दरमियान में हो रही है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के दरमियान। अब आप क्या करेंगे, आप एनसीआई से कहेंगे यार अपने शेयर्स हमें भेज दो। अब एनसीआई आपको अपने शेयर बेचेगा। Any difference between the purchase consideration and the change in the non-controlling interest is recognized directly in equity। तो वो कहता है ये इक्विटी में जाएगा। आप देखें ना जी, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे आपका इक्विटी आता है। इस इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर कैपिटल होता है, इसके अंदर रिटेन अर्निंग होती है, इसके अंदर रिजर्व होते हैं, और इसके अंदर एनसीआई भी इसके अंदर ही का पार्ट होता है। ठीक है ना जी, तो इक्विटी का पार्ट होता है एनसीआई। इसीलिए वो कह रहा है कि जब आप एडजस्टमेंट डालेंगे तो एडजस्टमेंट आप कहाँ डालेंगे, इसकी एडजस्टमेंट भी आप इक्विटी में डालेंगे।
इक्विटी जनरेशन कैसी होगी, वो कहता है वो कह रहा है जनाब यहाँ पे आपको आपने क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पेड, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पेड कितनी की है, जितनी आप कॉन्स्टिट्यूशन पेड कर रहे हैं उसके अंदर से आप माइनस क्या करेंगे, रिडक्शन इन एनसीआई इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ परचेज, वो आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस का जाएगा, बैलेंस आपका जाएगा इक्विटी। ठीक है जी, तो पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पेड कितना हुआ इसका। उसका हम क्या कहेंगे, रिडक्शन इन एनसीआई इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ परचेज, तो कितना आपने उसका शेयर परचेज कर लिया है, बाकी जो डिफरेंस आएगा आपका वो कहाँ जाएगा, वो आपका इक्विटी में जाएगा। The reduction in non-controlling interest at the date of purchase is the share of net assets given by the non-controlling interest at that date. This requires a working to show the net assets of the subsidiary at that date. This is very similar to the goodwill working, but this figure is not goodwill. Goodwill arising at the acquisition date, the date at which the control is achieved. NCI is the statement of financial positions at the reporting date is based on the percentage holding at that date. Group policy might be to measure NCI a proportionate share of net assets at the acquisition date. In this case, the NCI at the reporting date can easily measure as NCI is share of assets at that date. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आप प्रोपोर्शनेट मेथड लेते हैं तो एनसीआई कहाँ से निकलती है, एनसीआई जो है वो बुक वैल्यू जो होती है एसेट्स की वहां से निकलती है। तो यहाँ तो आपके लिए बड़ा सिंपल है कि जो आपके एसेट्स आ रहे हैं उस पर क्या निकालें, उस पर एनसीआई निकालें। If the group policy is to measure NCI at fair value, अब अगर फुल वैल्यू मेथड लग रहा है तो फिर क्या होगा, the acquisition date calculation can be quite tricky. In this case, you have to start with the NCI at the acquisition date and adjust it by the appropriate NCI shares of profit since that date. This must be adjusted NCI profit share of profit sold at date of second purchase. तो ये हम देखते हैं, इसको जरा आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये इस थ्योरी लिखी हुई है वो कैसी होगी, वो यहाँ पे थोड़ा सा उसने टेबल में एक्सप्लेन किया है, इस टेबल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एनसीआई क्या है, कहते हैं एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशंस, ओरिजिनल एनसीआई इनटू नेट एसेट्स एट द डेट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने जैसे अभी हम क्वेश्चन करते रहे, हमने क्या किया, ओपनिंग एनसीआई निकाला है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपने ओपनिंग एनसीआई निकाले। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है कि एनसीआई शेयर रिटेन अर्निंग ऑफ एस फ्रॉम द एक्विजिशन डेट टू द डेट ऑफ सेकंड परचेज। अब क्या करेंगे आप जिस डेट पे आप एडिशनल परचेज कर रहे हैं तो पहले वहां तक उस एनसीआई को लेके आएंगे, उस पीरियड में जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को एनसीआई में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, पहले आप ओपनिंग एनसीआई निकाला, फिर आप सपोज करें यहाँ पे डेट क्या थी, यहाँ पे डेट जो थी वो 20x1 में हमने एक कंपनी को एक्वायर्ड किया, तो यहाँ पे एनसीए बना। अब हमने क्या किया, हमने 20x4 में जाके उसको उसमें कुछ उसके और शेयर परचेज कर लिए। अब इस दरमियान में क्या हुआ, इस दरमियान में प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट का शेयर जो एनसीआई का है वो इसमें हमने ऐड करना है। ये वो कह रहा है आपसे कि पहले आप परचेज ट्रांजैक्शन से पहले आप क्या करें, एनसीआई को करंट वैल्यू में लेके आए। और वो कैसे आएगा कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसको 20x1 और 20x4 के दरमियान उस प्रॉफिट में जो एनसीए का शेयर है वो उसके ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दो। देन NCA share of retained earning of S from the date of second purchase to the reporting date based on new। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपने एक्विजिशन हो गई,
यहाँ पे सपोज करें आपको आपकी होल्डिंग कितनी थी 30% थी 30% थी। अब आपके पास कितनी रह गई, आपने 10% उसको पेरेंट ने खरीदी 20% रह गई। अब आप क्या करेंगे, आप 20% में निकालेंगे एडिशनल। अब यहाँ अब ये सपोज करें कि ये जो परचेज है आपकी आपका ये साल क्लोज हो रहा है। अब इस पीरियड का जो प्रॉफिट है आपका उसका शेयर जो है वो 20% आप उसमें ऐड कर दें। तो आपका वो बता दें आपको आपको कितना है टोटल एलसी आपका। क्लियर जी। एनसीआई कैसे लिया आपने, ये आपको ओपनिंग था, ओपनिंग एक्विजिशन डेट आपने निकाला, फिर आपने 3 साल तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपने क्या किया, मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ ईयर में आपने क्या किया, आपने जाके 10% और शेयर उसके परचेज कर। तो वो कहता है कि आप क्या करें, आप 2004 का जो प्रॉफिट है उसको उसके दो ब्रेक करें। प्रॉफिट जो 2004 का है उसके दो पोर्शन करने हैं, 6 मंथ का यहाँ पे कर लें और 6 मंथ का यहाँ पे कर लें। अभी जो 6 मंथ है इस पे आप लगाए 30% और इस पे आप लगाए 20% और ये उसके ओपनिंग में ऐड करने। ये बात होती है। ठीक है, क्लियर। This is the best demonstrated using the figures and shown in the following example. Consolidated retained earnings. This must be calculated in a usual way by adding the parent shares of the subsidy post-acquisition retained profit to those parent, but remember to make the equity investment. ठीक है जी। तो कहता है आपने ये रेट कैसे निकालनी है, आपको बता रहा है द पेरेंट शेयर्स ऑफ द सब्सिडी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन प्रॉफिट मस्ट बी मेजर्ड एज टू फिगर्स। क्या कहते हैं, कह रहा जनाब पेरेंट शेयर्स ऑफ सब्सिडी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। तो पेरेंट्स का जो शेयर है वो सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में वो क्या हुआ है, वो कहता है जब पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट शेयर्स ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ एस from the acquisition date to the date of consolidated as original कितना था आपका, उसके बाद parent shares of retained earning of S from date of second purchase to the date of consolidations incremental NCI। कोई एडजस्टमेंट है वो प्लस माइनस करेंगे आप, तो आपका ये आपका प्रॉफिट है। इसके भी एनालिसिस करते हैं तो ये चीजें हमें और क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या बात कर रहा है। चलिए अभी अगेन दिस इज द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट फिगर्स। चले अब मैं इसकी एनालिसिस करते हैं ताकि हमें जो पॉइंट हमने लिए हैं ये हमें क्लियर हो जाए। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि पहले उसने 60% रिक्वायर्ड किया ईयर 2 में, उसके बाद 10% मजीद रिक्वायर्ड किया उसने ईयर 1 में। तो 2 साल पहले उसने एक्विजिशन की थी, अब उसने मजीद 10% और शेयर परचेज कर लिए। अब इसमें क्या हुआ, पहले जब इन्वेस्टमेंट उसने की थी तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी 5,40,000 की। मजीद परचेज उसने किया तो उसको 45 मिलियन जो उसको पे करना पड़ गया। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो था उसका रिटर्न अर्निंग उसने दिया हुआ है 150 मिलियन दिया हुआ है, और जब उसने दूसरी परचेज की है तो उस टाइम उसका प्रॉफिट कितना है जो है वो 300 मिलियन है। और जब रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट पर कितना प्रॉफिट है उसका, ये 3 प्रॉफिट हमारे पास है। हमारे पास 3 रिटर्न अर्निंग दी हुई है इसकी सब्सिडी। एक कब दी हुई है, ईयर 1 पे दी हुई है, एक तब दी हुई है जब हमने उसमें मजीद 10% परचेज किया उसको, और एक हमारी फाइनल जब हमारी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर की। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने 60% इन्वेस्टमेंट की 540 मिलियन 540 मिलियन की। उस टाइम उसकी जो सब्सिडी थी उसकी उसका जो एस था वो सब्सिडी है, एस की जो रिटर्न थी वो 150 मिलियन थी। एक साल बाद क्या हुआ, हमने 10% और उसके जो है वो एनसीआई से हमने उसके शेयर परचेज कर लिए। तो एनसीआई कितना हो गया अभी, अभी जो पहले एनसीआई कितना था 40% था यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कितना था 40% था, अब यहाँ पे कितना रह गया वो 30% रह गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका रह गया 30%।
तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका जो है नेट आइडेंटिफाई एसेट्स निकाल लेते हैं कि इसके नेट आइडेंटिफाई एसेट्स क्या है। तो पहला स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेट करने लगा हूँ इसका आइडेंटिफाई नेट एसेट्स क्या है। ये किस डेट में निकलेंगे, ये निकलेंगे 2 years बैक, जिस दिन मैंने इसका कंट्रोल लिया है उस दिन जो है मैं देखूंगा कि मेरे 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 जो है वो एनसीआई कितने, मेरा जो है एसेट्स कितने हैं, आईएनए कितना है। तो कैपिटल कितना है, कैपिटल उसका बैलेंस शीट में दिया होगा, ये दिया हो जनाब, हमें चाहिए नहीं, काट दो इसको, ये भी नहीं चाहिए। तो 100 मिलियन जो है इसका कैपिटल है। रिटेन अर्निंग कितना है इसका, रिटेन अर्निंग जो है हमें दिया हुआ उसने वो 150 है, ठीक है। जिस हमने एक्वायर किया उसको हमारी कंट्रोल आया है उस टाइम उसका रिटेन अर्निंग कितना है, 150 है। इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है कि कोई फेयर वैल्यू बढ़ गई है कम हो गई है। तो यहीं पे हम इसको कहेंगे ये जो हमारा 250 जो है ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स आ गया। इसका एनसीआई ले लें, एनसीआई कितने परसेंट है यहाँ पे हमारे पास, 40%। तो 250 का 40% आप ले लें तो वो आपका 100 आ जाएगा, आपका एनसीआई भी कैलकुलेट हो गया। अभी दो चीजें कैलकुलेट हो गई यहाँ पे, एक हमने इसका नेट एसेट्स भी ले लिए और इसके हमने एनसीआई भी ले ली। अब गुडविल हमने बात की भी है कि गुडविल कब निकलती है, गुडविल हमेशा इसकी उस दिन निकलती है जिस दिन एक्विजिशन होती है। तो इसी डेट पे क्या होगा, ईयर 1 में क्या होगा, इसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ईयर 1 में इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, परचेज कंसीडरेशन कितना है, इस साल हमने कितनी परचेज कंसीडरेशन की है, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 540 की। ठीक है जी, उसमें एनसीआई ऐड कर लें, हमने कैलकुलेट किया 100 और उसमें आईएनए कितना है माइनस कर दें, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप गुडविल लिख लें। ठीक है जी, इसको जमा करके बाहर ले जाए। तो टोटल आ जाएगा 3540, आपकी एसेट्स है जो है। अभी तक हमने कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, अभी तो जो हम पहले ही काम कर रहे थे अभी हम वैसे ही करते आ रहे हैं। अभी हमें जो एक्विजिशन की है उसको हम देखेंगे कैसे करते। अब हम बात करते हैं, हम इतना पीछे पढ़ के आए कि एनसीआई कैसे कैलकुलेट करना है, एनसीआई कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, सारा हमने इतना पढ़ा, अब इसको फिल करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको रब करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ फिल करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है, एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो एनसीआई कितना है हमारा, हमने भी कैलकुलेट किया। हमने कहा हमारे एक्विजिशन पे कितना एनसीआई है, हमारा एनसीआई ये रहा। ठीक है जी, ये हमारा कितना आया, 100। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 होगा। एनसीआई और द रिटेन अर्निंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ परचेज। तो अब देखें कि आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन थी, आपकी एक्विजिशन डेट थी यहाँ पे थी, यहाँ से आपने एक्वायर किया था और यहाँ पे आपकी ये सेकंड परचेज हो रही है, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग में कितना फर्क पड़ा। ठीक है जी, तो हम यहाँ देखते हैं कि रिटेन अर्निंग में जब फर्क पड़ा हमारा 150 का पड़ा, हमारी रिटेन अर्निंग जो 150 थी वो इंक्रीज करके 300 पहुंच गई। ठीक हो गया जी, तो ये 300 में जो पहुंच गई है इसका आप कितने परसेंट लेना है आपने, इसका आपने लेना है 40%। ठीक है, ये आएगा 60। तो जितना, क्योंकि आपने अभी अभी आपने परचेज नहीं किया, अभी शेयर कितना है 40% जो है वो एनसीआई है।
और आपका प्रॉफिट कितना आ गया है, 300 मिलियन आ गया है, तो उसमें उसका शेयर कितना है, उसका शेयर 40% ही है। तो वही ये बात यहाँ पे वो करा था हमने कि आप देखें कितना पहले उसको उसको उस वैल्यू तक लेके आए एनसीआई को। तो यहाँ पे 60 में ऐड कर दूंगा तो आज की डेट पे आ जाएगा, जिस डेट पे मैं एक्वायर्ड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो शेयर परचेज कर रहा हूँ, उस डेट पे मैं कहूंगा कि एनसीआई कितना बनता है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहां तक आप पहुंच गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब प्रॉफिट कितना चेंज हुआ। ठीक है जी, प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट कहां पहुंच गया, प्रॉफिट पहुंच गया 500 पे। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कहां पहुंच गया, 500 पे पहुंच गया रिपोर्टिंग डेट पे। तो कितना डिफरेंस हो गया, अब डिफरेंस आ गया 200 का। ठीक है जी, 300 और 200 यहाँ पे ले लेते हैं, 200 का फर्क आ। अब इस 200 में जो एनसीआई है वो कितने परसेंट है, अब 30% एनसीआई, क्योंकि अब क्या था, अब हम इस डेट से लेके इस डेट पे आ गए हैं। जिस डेट पे हमने 10% परचेज किया है उससे बाद का प्रॉफिट कितना है, 200 है, और उस पे हमारा शेयर कितना है, उस पे हमारा शेयर कितना है, 30% है। ये कितना आएगा आपका, ये भी 60 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो 60 जाके हम उस पर इसमें और ऐड करें। ठीक हो गया जी, तो ये सबको आप जमा करें, 60 साठ 120 200 सॉरी अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज रह गई, अब इसमें हमारा क्या चीज रह गई है, अब हमने रह गया शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट डिस्पोज ऑफ एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने निकालना है इसका, तो फिर हमारी ऐसे निकालेंगे कि कितना हमने डिस्पोज ऑफ किया, कितना शेयर हमने डिस्पोज ऑफ किया। तो हमने कितना डिस्पोज ऑफ किया, यहाँ पे हमने 10% डिस्पोज ऑफ किया, उसने 10% मजीद परचेज कर लिया हमसे। ये 10% मजीद उसने परचेज किया, कितने परसेंट का किया, हमारे पास होल्डिंग कितनी थी, हम कितने, एनसीआई कितना था, 40%। ठीक है ना जी, आपके पास एनसीआई कितना था, 40% एनसीआई था, और कितना उसने परचेज किया, एक्वायर्ड कितना किया उसने, 10% किया। तो 40% का जब इसकी परसेंट हम निकाले तो कितने परसेंट आपका एनसीआई कम हुआ, वो कैसे निकालेंगे आप, 10 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब क्या है कि एनसीआई कितना कम हुआ आपका, एनसीआई का जो शेयर था आपका, जो 40% आ रहा था, उसमें से 25% कम हुआ है। ये समझ आया कैसे किया मैंने, ये जो सोल्ड हुआ है, जो एनसीआई ने सोल्ड किया, उसने एनसीआई ने कितना सोल्ड किया, 10% सोल्ड किया, 10% टोटल का 10% है, लेकिन एनसीआई के पास कितनी होल्डिंग है, 40% है। तो उस 40% का कितना सोल्ड हुआ, उस 40% का 25% सोल्ड हुआ। ठीक है जी, तो किसका 25% सोल्ड हुआ, इसका 25% सोल्ड हुआ। ये कितना है, 160 इंटू 25%, 160 25 40। ठीक है जी, तो 40 जो है यहाँ पे इसका सोल्ड हुआ। अब जो है इसकी गुडविल कितनी आ गई, इसका एनसीआई कितना आ गया, 180। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने उसी फॉर्मूले के अंदर जो है अपनी एलोकेशन की फिगर डाली है, और हमने कहा कि हमारा जो एनसीआई अब जो बैलेंस शीट में पेयर होगा वो कितने से पेयर होगा, 180 से होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट बनी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एनसीआई ऐड कर देते हैं। एनसीआई कितना है, 180 हमने कैलकुलेट कर लिया, शेयर कैपिटल 100 180।
ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि ये जो इसने स्केच किया था, सारी जो इंग्लिश पढ़ी थी, उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस डेट पे नए शेयर आप एनसीए से परचेज कर रहे हैं, आप उस डेट तक की एनसीए कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो आपने ओपनिंग बनानी है, ओपनिंग कितनी है, उसके अंदर जितना प्रॉफिट आपका ऐड हुआ है, उस प्रॉफिट का कितना परसेंट आपके पास ओरिजिनल कितना था उसमें ऐड कर लें, और उसका कितने परसेंट लूज किया है वो माइनस कर दें, और जो रिपोर्टिंग डेट तक का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करें, न्यू रेशियो से जो है आप उसको यहाँ पे न्यू रेशियो से जो है आप उसको ले आए, और टोटल जो है आपकी एनसी आ जाएगा। ये एनसी जो है आपका बाहर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने गुडविल निकाली, एनसीए निकाल लिया, इसको जमा कर दें तो ये सीधा बाहर चला जाएगा 550। अब हमने निकालना है इसका प्रॉफिट। ठीक है जी, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका। प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इसने एक टेबल और दिया होता, उसने क्या कहा था कि एक कैलकुलेशन दी थी, उसने कहा था द पेरेंट शेयर ऑफ द सब्सिडी पोस्ट एक्विजिशन रिटेन प्रॉफिट। तो उसका शेयर आप कैसे निकालेंगे, वो यहाँ आप देखते हैं कैसे निकालते हैं। कहता है पेरेंट शेयर ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस फ्रॉम द एक्विजिशन डेट एट द डेट ऑफ ओरिजिनल हैंड प्लस इंक्रीमेंटल एनसीए। तो आप देखें कि आपका ओरिजिनल कितना है, पहले यहाँ पे देखें हमारे पास ओरिजिनल कितना है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2485, तो उसका अपना कितना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2485 उसका अपना है, और सब्सिडी का ये कैलकुलेट करा रहा है कि सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, उससे का पहले क्या करना है, पेरेंट शेयर ऑफ रिटेन अर्निंग ऑफ एस, तो हमारा कितना शेयर है एस में वो आप निकाल लें। हमारा कितना शेयर है, हमारा शेयर कितना हो चुका है, अब 70% हो चुका है। ठीक है, ये 70% हो गया। ठीक है जी, लेकिन उसने क्या है, ओरिजिनल कितना है 60% और ये 10%। ठीक है जी, तो 60% 10% किसका? देखिए एक्विजिशन में प्रॉफिट कितना है 300 मिलियन, और अब कितना है 500 मिलियन, डिफरेंस कितना है 200 मिलियन। तो ये 200 मिलियन की बात कर रहा है। वो कह रहा है जी मेरा पोस्ट एक्विजिशन कितना है 60% कितना, 500 माइनस 300, इसका 500 माइनस 300। ठीक है जी, तो 60% कितना हो गया 210, और ये कितना हो गया आपका 20। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमारे हमने कहा ये तो पेरेंट्स का आ गया ना, इसको तो इसमें नहीं दिया। पेरेंट का कितना प्रॉफिट है, उसमें से सब्सिडी का जो है ओरिजिनल कितना था 60% था, वो कितना था पोस्ट एक्विजिशन हमने इतना लिया, और 10% हमने वहां से एनसीए का परचेस कर लिया, तो वो हमने इससे अलग अलग दिखा दिया। ये आप सीधा जो है वो 70% निकाल लें प्रॉफिट का, वो एक ही बात है। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट डालनी है कि जो एनसीए के साथ आपकी जो एडजस्टमेंट है इसकी बात करेंगे। देखिए जी, एनसीआई कितना था आपके पास, एनसीआई आपके पास कितना आया और कितना गया, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की 45 मिलियन, ये 45 मिलियन आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये 45 मिलियन किया आपने, कैश पे किया। मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूं तो मैं कहूँ बैंक अकाउंट कितना गया 45 मिलियन। ठीक है जी, इतना मेरे पास कैश किया, मुझे मिला कितना एनसीआई, एनसीआई मेरे पास कितना आया, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये देखें ये हमने कैलकुलेट किया था 40, तो इतना मेरे पास एनसीआई आया। तो एनसीआई में कितना माने बुक से निकालूंगा, एनसीआई कितना निकालूंगा 40 मिलियन। ठीक है जी, अब ये जो डिफरेंस है इसका 5, ये आप चार्ज करेंगे रिटेन को, ये जो डिफरेंस है 5 ये यहाँ पे आएगा इक्विटी एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2710, तो ये 2710 जो है वो यहाँ पे आप इसके प्रॉफिट क्या है 2710, टोटल हो गया आपका 3540।
ठीक है जी। तो अब जनाब हम इसको एक बार फिर देखते हैं। अब ये चीजें जो है हमें काफी हद तक क्लियर हो गई हैं कि आपने पेरेंट्स का जो है वो प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है और आपने एनसीए कैसे निकालना है। जब आप फर्दर एक्वायर करेंगे आफ्टर गेनिंग कंट्रोल, अब मजीद जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे एनसीआई में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हमने देखा कि एनसीआई निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एनसीआई कितना बना। तो एनसीआई का ओपनिंग लिया, उसमें उस डेट तक का जितना प्रॉफिट था वो ओरिजिनल रेट पे ऐड किया। उसके बाद जो बैलेंस ईयर था उसका उसमें परसेंटेज ऐड किया, और कितना उसने लूज किया, जो उसने लूज किया है, जो उसने सोल्ड किया है, वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास एनसीए निकला है। अब पेरेंट का प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलेगा, एक तो पेरेंट का शेयर कैसे निकलेगा, एक तो उसका ओरिजिनल शेयर था, एक उसने एनसीए से परचेज किया। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉफिट है आपका, एक्विजिशन डेट से बाद का प्रॉफिट जो है, उस पीरियड के प्रॉफिट को आपने क्या करना है, उसका उतने परसेंट आपने इसमें ऐड करना है। और प्लस आपने क्या करना है, आप देखना है तो इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। यहाँ पे एडजस्टमेंट बिल्कुल थी कि हमने जो पेमेंट की थी वो 45 मिलियन की थी, लेकिन हमें मिला कितना शेयर है एनसीआई का, वो हमें 40% मिला। तो उसका जो डिफरेंस 5 मिलियन था, वो 5 मिलियन जो है वो हमने रिटेन अर्निंग में एज ए प्लस माइनस जो है वो शो किया, और हमारा टोटल प्रॉफिट निकला। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको इसको। अब मैं वीडियो तो बन रही है, इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। तो कुछ नहीं समझ आएगा तो हम बाहर देखें। चलें जी, प्रैक्टिकल सेक्शन 3 क्या कहता है जी, कहता है कंपनी एच शेयर्स इन एस लिमिटेड एस फ्लोस। वही वाले पिछले वाली सेशन ये सारी, यहाँ पे क्या कह रहा है, वही बात कर रहा आपसे कि ईयर वन में उसने इतना परचेस कर लिया। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया उसने, पहले ईयर वन में उसने क्या किया, उसने ज्यादा परसेंटेज कर दी है। तो 60% उसने ईयर वन में एक्वायर्ड कर लिया है, और 20% उसने बाद में एक्वायर्ड कर लिया। पहले वाले में उल्टा हो गया, पहले पहले 20 था, बाद में 60 था, अब इससे पहले एक्वायर्ड कर लिया है। वही उसकी बात करता है, वो 200 शेयर उसके टोटल है। वो कहता है उसकी गुडविल जो है आप कैलकुलेट कर। ठीक है जी। तो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे आपकी कॉस्ट कितनी है, पहले कितनी आपने कॉस्ट दी है, जिसको आप कहते हैं परचेज कंसीडरेशन आप निकाल लें। तो परचेज कंसीडरेशन कितनी है आपकी। अब गुडविल किस स्टेट पे निकलेगी, पहले ही देखो। तो हमें पता है कि गुडविल हमेशा उस टाइम निकलती है जब आपने इसको कंट्रोल लिया होगा। तो यहाँ पे बैठ के हम वर्किंग करेंगे कि हमारे पास कितना कंट्रोल आया। जिस टाइम हमारे पास कंट्रोल आया उसी दिन जो है हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। ठीक है जी, 6 लाख उसने इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, आपने यहाँ से ले ली। अब वो कहता है कि जनाब इसमें आप क्या निकालेंगे, इसमें आप एनसीआई ऐड करेंगे। ठीक है जी। और इसमें माइनस क्या करेंगे, आप आईएनए को माइनस करेंगे इसमें। ठीक है जी। तो आपकी क्या आ जाएगा, आपकी गुडविल आ जाएगी। हमारा जो पैटर्न फार्मूला है, पैट फार्मूला, हम उसी में निकालेंगे इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका एनसीआई निकाल लेते हैं। तो एनसीआई निकालने के लिए हम देखेंगे सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, कि हम इसका आईएनए निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, कैपिटल, कैपिटल कितना है इसका 200,000 प्लस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कितनी ली जाए इसकी, हाँ जी, रिटेन अर्निंग कितनी ली जाए इसकी, जिस डेट को एक्वायर्ड हुआ है। हम उस डेट ऑफ एक्विजिशन में गुडविल निकाल रहे हैं, तो डेट ऑफ एक्विजिशन में जो है रिटेन अर्निंग लेंगे इसकी। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, कोई एडिशन, इंक्रीज इन गुडविल, कैरिंग अमाउंट, डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट नहीं है। तो यही इसका जो है वो इसका आईएनए बन जाएगा। यहाँ पे इसका एनसीआई निकालना है, एनसीआई कितने परसेंट है, 40%। ठीक है जी, 60% हमने लिया, 60 का 40% बाकी रह गया, वो 40% हम यहाँ पे लेंगे इसका। इसका 40% आप लेंगे तो वो आ जाएगा 280। तो 280 आप यहाँ रखेंगे, और 700 आप यहाँ रखेंगे। ठीक है जी। तो इसकी गुडविल आ जाएगी 180। तो यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें गुडविल के लिए जरूरी नहीं है,
तो वो जो नेक्स्ट 20% एक्वायर्ड किया है उससे हमारे गुडविल का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया जी। तो गुडविल के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें डेट ऑफ एक्विजिशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेट ऑफ एक्विजिशन की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वही हमारी गुडविल में इस्तेमाल होगी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, यहाँ पे वो कहता है व्हाट जर्नल इज रिक्वायर्ड टू एक्विजिशन ऑफ 40 मिलियन। वो कहते हैं 40 मिलियन रिक्वायर्ड किया है तो जनरल क्या बनेगा। अब वही सारा इलस्ट्रेशन है जो हमने पहले की हुई है। 60% रिक्वायर्ड किया है इसने, फिर 20% रिक्वायर्ड कर लिया इसने। ठीक है जी। कैपिटल उसका 22 लाख दिया हुआ है, और इसने क्या दिया हुआ है, कहता है नो फेवर एडजस्टमेंट अराउंड द एक्विजिशन, देयर इज हैज नॉट बीन पेमेंट ऑफ गुडविल, नो गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब वो कहता है कि आप जनरल बना दें। किसका जनरल बना दें, is required on acquisition of 40,000 shares of S Limited and 30 June। जब आपने ये शेयर एक्वायर्ड किए हैं तो आप इसने क्या जनरलिटी पास करेंगे, जनरलिटी आप बना दें क्या बनेगी। ठीक है जी। तो पहले जनरलिटी ना लिख लें ताकि हमें पता लगे कि हमने कैलकुलेशन क्या करनी है। तो जनरल में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका जनरल क्या बनेगा। जनरल क्या बनेगा, जब आप एक्विजिशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो बात मुझे समझ आती है क्या होगा, मैं कैश दूंगा। ठीक है जी, मैं पेमेंट करूंगा। कितनी पेमेंट करूंगा, इतनी पेमेंट करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि मैं सबसे पहले बात जो चीज़ मुझे समझ आती है ना पहले मैं वही लिखता हूँ। मुझे पता है कि मैंने पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी है मुझे पता है कितनी करनी, 2,70,000 पे करनी है, और उस 2,70,000 से 40,000 शेयर रिक्वायर्ड करने वाले। तो जो मेरा जनरल बनेगा उसके अंदर पहली एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, 4,70,000 से आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, आपके बैलेंस शीट में एनसीए आ रहा है लाइबिलिटी में, तो उसको पेमेंट हो जाएगी, तो एनसीए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा मुझे भी नहीं पता, और जो डिफरेंस होगा इसको बैलेंस करने के लिए वो कहाँ जाएगा, वो इक्विटी में जाएगा, वो डेबिट पे आए या क्रेडिट पे आए। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, आपका लॉस ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्विटी एडजस्टमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जनरल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एनसीए चाहिए। अगर एनसीए मुझे पता चल जाता है तो मेरा काम खत्म हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब एनसीए कैलकुलेट करते हैं जनाब इसका। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले इसका एनसीए कब निकलेगा, पहले इसका ओपनिंग एनसीए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना जी। पहले इसका ओपनिंग एनसीए निकालेंगे इस डेट पे 40% पे। फिर ये जो एडिशन हुआ है 300,000 का, ये उस ओपनिंग में ऐड कर देंगे। कितने परसेंट हूं मैं सर, कितने परसेंट हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो परचेज नहीं हुआ ना, अभी तो मैं सोल्ड, अभी मैंने एनसीआई मैं एनसीआई हूँ, मैंने अभी सोल्ड तो नहीं किया ना आपको, मैं तो इस डेट पे सोल्ड कर रहा हूँ आपको। ये प्रॉफिट आ चुका है, इस प्रॉफिट में मेरा शेयर 40% ही है। इसके बाद वाला जो प्रॉफिट है वो उसमें मेरा शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इस पर रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है क्या जी। यहाँ तक जो है मेरा शेयर 40% ही चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ओपनिंग चाहिए। मुझे ओपनिंग चाहिए। ये क्या था, एनसीआई एडिशन था, मुझे ओपनिंग एनसीआई चाहिए। ओपनिंग इसमें ऐड करना है। ओपनिंग एनसीआई कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कितना है 200,000, रिटेन अर्निंग कितना है ओपनिंग 500,000। ठीक है ना जी। ऐसे निकालते हैं ओपनिंग एनसीआई। ठीक हो गया। टोटल कितना हो गया 700,000। ये क्या हो गया 700,000, ये आपका आ गया INA, आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स आ गया। इसका एनसीआई कितना है 40%, 7 लाख का 40% एनसीआई कितना आएगा 2,80,000।
2,80,000 यहाँ पे ऐड कर दो, 2,80,000 20 लाख कितना हो गया, 280 और 20 3-4 लाख। ठीक हो गया, 4 लाख हो गया एनसीआई। मैंने सोल्ड कितना किया, 20% सोल्ड किया। मुझे पता चल गया कि जिस डेट में मैं सेल कर रहा हूँ ना, उस डेट में मेरे एनसीआई की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट के अंदर। ये ऐसे बैलेंस शीट पे आ रहा है ना, आपका ये बैलेंस शीट बनी हुई है, यहाँ पे एनसीआई कितना आ रहा है, 4 लाख। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब मुझे देखना है कि जनरल में कितना जाएगा। मुझे जो पहले जो परचेस कर रहा हूँ 20% परचेस कर रहा हूँ इसका, ठीक है ना जी। इसका 20% कितना बनेगा। देखो एनसीए कितना है, 40% है। एनसीए कितना है, 40% है। कितना जा रहा है, 20% डिवाइड बाय 40%, कितना बनेगा, 20 डिवाइडेड बाय 40, 50%। तो 50% मैंने सोल्ड कर देना इसका, तो इसका 50% कितना बनेगा, 200,000। तो ये 200,000 से ये रिड्यूस होगा। जब ये रिड्यूस होगा तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बाकी 70,000 क्या होगा आपका, इक्विटी एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका जनरल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सारी वर्किंग हमने कैसे की, हमने नॉर्मल वर्किंग की अपनी एनसीआई। ठीक है जी, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो आप करें सर, आप तो चुप ही रहते हैं बस, मैं ही बोलता रहता हूँ। कोई क्वेश्चन क्या करो, मुझे भी सांस मिले यार थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन क्या करो अगर आप, कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया, कोई दूसरे स्टैंडर्ड का, ताकि मुझे रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा। मैं बोल बोल के थक गया तो। चलो जी, अच्छा जी, अब आ गया पैटर्न ऑफ ओनरशिप इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, अब हम अभी तो बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इंट्रोडक्शन। The pattern of ownership must be reflected in the statement of profit and loss account and other comprehensive income. A change in ownership in the period will have to impact on the consolidated financial statement, profit and loss account, comprehensive income. कहते हैं जी वो पैटर्न क्या है। अब सपोज करें कि ये 1 जनवरी है, ठीक है जी, ये जनवरी है, ये आपका सितंबर 30 है, और ये आपका 31 दिसंबर है। ये आपका पूरा साल है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन कब हो रही है आपकी, 1 अक्टूबर को आप कह रहे हो। अक्टूबर 1 को एक्विजिशन होती है। ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर है, और ये स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। अब सिचुएशन क्या कहता है, सिचुएशन कहता है फुल एक्विजिशन आपने किया, आपने फुली एक्वायर्ड किया। अब देखिए जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे ना, तो आपने कभी पीरियड को कंसिडर नहीं किया कि जनाब अब बैलेंस शीट बन रही है तो उसको हमने 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, हमने कभी बैलेंस शीट के अंदर बात नहीं की। हमने हमेशा बैलेंस शीट को पूरा ही का पूरा रिकवर किया। क्यों, क्योंकि वो एज ऑफ होती है, एज एट पे बनती है, उस डेट पे बनी होती है। लेकिन जो पीरियड होता है ये फॉर द पीरियड होता है। तो वो कहता है कि जिस पीरियड में आपने एक्वायर्ड नहीं किया, उस पीरियड का प्रॉफिट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, वो एनसीए का है। आपकी जो जिस चीज को कंट्रोल आया है उससे ऑनवर्ड का जो प्रॉफिट है वो आपका है। तो यहाँ पे आपको पीरियड बनाते वक्त पीरियड का बड़ा ख्याल रखना। आपने पूरा का पूरा पीएनएल अपने पीएनएल में ऐड नहीं कर लेना, आपने सिर्फ उतने पीरियड का पीएनएल जो है ऐड करना है जितना आपके डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस प्रॉफिट जो पीरियड है या यहाँ पे जो है 3 मंथ का जो है आप पीएनएल जो है वो आप निकालेंगे पहले, और उस 3 मंथ के पीएनएल को है आपने अपनी अपनी कंसोलिडेशन में अपने पीएनएल में ऐड करना है। ये थी आपकी सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 2 क्या है, अगर आपका पार्शियली हो, आपने फुली एक्वायर्ड नहीं किया, पर आपके पास 100% शेयर है आपके पास,
लेकिन अगर आपके पास 80% शेयर्स हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वही करना है कि आपने फिर वो 3 मंथ का लेना है। अब 3 मंथ का लेके उसको 80% नहीं करना, वो 100% ही लेना है। लेकिन लेना क्यों नहीं करना, क्योंकि आप जो 20% है ना, वो एनसीए की सूरत में बैलेंस शीट में नजर आ रहा है आपको, तो आप उसका पीरियड पूरा उठाएंगे, 100% उठाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 मंथ का करके उठाएंगे। उसको 3 मंथ करके फर्दर 80% नहीं करना। वैल्यू हमेशा पूरी ही आती है, क्योंकि हम एनसीए दिखा रहे होते हैं। जो 20% एनसीए का शेयर है वो पहले 100% प्रॉफिट में ऐड होगा, जो उसका 20% होगा वो एनसीए को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा कि आप प्रॉफिट ही 80% उठा लें तो फिर एनसीए में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना कि पीरियोडिकल तो आएगा लेकिन फिगर्स जो है वो 100% ही आनी है। वो भी हम आगे इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। पार्ट एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल हैज बीन अचीव्ड। अब वो कहता है कि आपने क्या किया, पार्ट एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल हैज अचीव्ड। वही अभी जो बात करके आए थे कि यहाँ पे आपने 60% दिया, यहाँ पे आपने 10% ले लिया, 20% ले लिया, ऊपर हम करके आए सारे केसेस। अभी हमने सारे केसेस पे किए ना कि पहले 80% 60% ले लिया, देखें अभी पहले ये किया 60% लिया, फिर 20% लिया। तो वही बात वो कर रहा है आपसे कि पहले आपने जो है वो 60% क्वाइट कर लिया, फिर आपने 20% क्वाइट कर लिया। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि वो कहता है कि ओनली इफेक्ट द वर्किंग ऑफ एनसीआई। तो यहाँ पे जिस तरह अभी ऊपर हम करके आए कि हमने क्या किया, हमने जो है वो एनसीआई के इफेक्ट किया। यहाँ पे हमने ओरिजिनल वैल्यू ली, यहाँ पे 40% पे लेना ना आपने, यहाँ पे इस पूरे पीरियड को आपने 40% पे लेना है एनसीआई, और इसका एनसीआई आपने कितने परसेंट में लेना है, जो बैलेंस जो न्यू होगा, न्यू शेयर जो आपका निकलेगा एनसीआई, उस पर आपने बैलेंस जो प्रॉफिट एनसीआई का उस पर लेना है। तो ये तो एनसीआई की जो वर्किंग बनेगी बैलेंस शीट में उसके लिए था। हम यह बात कर रहे हैं पीएनएल की। तो पीएनएल की जब हम बात करेंगे तो पीएनएल की बात हमने ऊपर करके आए सारी, यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं इसको। हमने कहा था पीएनएल कैसे बनेगा, तो हमने यहाँ बात की थी, ये देखिए, ये वो बात कर रहा है आपसे कि आपने पहले ये एक्वायर्ड किया हुआ है 60%, फिर आपने 10% एक्वायर्ड किया। तो आपने क्या करना है, पहला पीरियड आपका ये है, पहले पीरियड में आपने क्या करना है 60% लेना है, दूसरे पीरियड में आपने क्या लेना है, ये लेना 10% लेना। ठीक है जी, तो वो उसकी हम नीचे इलस्ट्रेशन मजीद देखेंगे तो हमें ये और क्लियर हो जाएगा ये हमने कैसे किया। ठीक हो गया जी, तो ये पीरियड का इफेक्ट लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि सिचुएशन नंबर 4 क्या है, कहता है सिचुएशन नंबर 4 क्या है, पार्ट एक्विजिशंस चेंजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल। वो कहता है क्या हुआ, सीधी बात है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे IAS 28 लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। तो यहाँ तो वही आपने करना है, आपने उसको एसोसिएट लेके चलना है, एसोसिएट में उसके कैरिंग अमाउंट होगी, इक्विटी मेथड लगेगा ना, ये दिखाओ इक्विटी मेथड, इन्वेस्टमेंट टू कॉस्ट हो जाएगा। फिर उसका जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी आपकी, राइट। फिर यहाँ से आप जब उसे फॉल करेंगे तो आप उसके फेयर वैल्यू निकालेंगे, फेयर वैल्यू से उसका डिफरेंस निकालेंगे और पीएनएल को चार्ज कर देंगे, जैसे हम पीछे करके आए। ठीक है जी, तो ये 4 सिचुएशन से दी हुई है। इन 4 सिचुएशन पे अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इसको हम मजीद एलिब्रेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज। तो सिचुएशन 1 क्या है, कहता है 1 is a basic situation which you have been seen before. The results must be consolidated from date control is achieved. Situation 2 and 4 explain in more detail in the following situation. तो वो कहता है पहले तो बिल्कुल सिंपल है, उसकी तो जरूरत नहीं है आपको, हम 2 3 को और 4 को जो एक्सप्लेन करते हैं। सिचुएशन 2 में क्या था
In this case, the parent had a previous held equity interest. This gave the parent no influence. Control was achieved by the second acquisitions and consolidated commence from that point. तो जिस तरह आप एक्विजिशन करेंगे वहीं से जो है वो कंसोलिडेशन जो है वो कमेंस करेगी. अब वो कहते हैं यहाँ पे देखें आपने एस को जो 10% रिक्वायर्ड किया, सेवरेज बहुत पहले आपने 10% लिया होता. अब आपने क्या किया, आपने उसको फर्दर 60% रिक्वायर्ड कर लिया. टोटल कितना हो गया आपका? 70% हो गया. ये कब आपने रिक्वायर्ड किया? ये आपने 30 सितंबर में किया. अब 30 सितंबर किया तो आपका क्लोजिंग कब है? 31 दिसंबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एक्विजिशन पीरियड है ये कितने मंथ का है? ये सिर्फ 3 मंथ का है. जिस डेट को आपने कंट्रोल लिया 30 सितंबर को और आपका जब ईयर क्लोज हुआ तो 3 महीने का फर्क पड़ा. अब ये पीएनएल आपको दिया हुआ ये पूरे साल का दिया हुआ. सबसे बड़ा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है ये फुल ईयर की है, 12 मंथ की है. एंडिंग दिसंबर, तो ये 12 महीने की दी हुई है. आप पास कंट्रोल कितने महीने का रहा है पूरे साल में? 3 महीने का रहा है. ठीक है जी. तो आप क्या करेंगे, आप इसको 3 महीने का कर लेंगे. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से. ठीक है जी. पहले इसको आप 3/12 कर लें. 3 महीने का है ना, 3 मंथ बाय 12. 300 आ गया. जरूर 3/12 इज इक्वल टू 75. ये आपका आ गया 225. जरूर 3/12 तो ये आपका आ जाएगा 40 और आपका बाकी आ गया 185. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले जो उसके एस का प्रॉफिट है उसको उस लेवल पे ले आए जिस लेवल पे आपने एक्वायर किया, 3 महीने पे ले आए. अब आप इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें. ठीक है जी. तो 10,000 जब 1,500 कितना हुआ? 11,500. ठीक है जी. 8,200 टोटल आपका आ गया 3,300. 1,075 1 जमा 75 1,075 बैलेंस आ गया आपका 2,225 और 500 जमा 40 540 माइनस किया तो आपका टोटल आ गया 1,685. तो यहाँ पे आपने इसका जो है मजीद 80% नहीं करना, 60% नहीं करना. ये आपका 100% ही ऐड होगा. सिर्फ आपने इसको पीरियडिकली किया है कि जिस पीरियड पे आपका कंट्रोल रहा है आप पीएनएल उस पीरियड का ले आए. यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये जो पीएनएल है ये पूरे साल का इक्वल है तो हमने 3 महीने का ले लिया. हमारा कंट्रोल से 3 महीने का रहा. अब हम इसमें एनसीए निकाल लेंगे. इसका एनसीए कितना होगा? ये इसका टोटल प्रॉफिट है. इसका एनसीए कितना होगा? कितने परसेंट एनसीए? इसका 30% है. ठीक है ना जी. देखो ये पोस्ट एक्विजिशन है. हमारा जो है 70% है. 70% कब हुआ हमारा? जब हमने 60% लिया. तो 3 महीने का जो प्रॉफिट था उस पे एनसीए कितने परसेंट है? 30% है. जो 9 महीने का है उस पे, इस पे अगर मैं बात करूं एनसीए की तो इस पे एनसीए कितना है? इस पे एनसीए 40% है. सॉरी इस पे नहीं, ये तो पूरे साल का है. तो जो 9 महीने का बचा है उस पे 40% है और जो 3 महीने का है उसमें कितना 30% है. तो इसका मैं 30% जब लूंगा इसी का तो वो कितना जाएगा? 156. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये यही इसकी इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन दी हुई है. तो यहाँ पे इसका सारा वही किया है 1685. ठीक है जी. तो ये इसका आंसर हम निकाल लेंगे 56. किसका? इसी का जो है वो एनसीए निकला है. और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो ओनर्स के पास. ठीक है जी. तो ये आपका आ गया कि पीएनएल में कैसे आपने इफेक्ट करना है. सेशन नंबर 3 क्या है? सेशन 3 क्या थी? इन दिस केस द पेरेंट हैज अ सब्सिडी फॉर द होल ईयर. Therefore, the result
of the subsidy must be consolidated for the whole year. However, the pattern of ownership changes during the year. The pattern of ownership is reflected in the statement of profit and loss account by applying proportionate NCI to the results of that part of the year to NCI was valid. चलो जी, यहाँ देखें क्या हो रहा है. एस के पास वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है, 3 महीने का है इसके पास. ठीक है जी, पहले इसके बाद 10% है, 60% है. ठीक है जी, तो यहाँ पे भी वही आप करेंगे. अब यहाँ पे जो इसकी होल्डिंग है, अब ये देखें, यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो क्या है कि सब कुछ वही है. यहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, जो डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है. यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि आपने 60% पहले 10% की हुई थी, तो आपके पास कंट्रोल नहीं था. लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, उसने कहा मेरे पास कंट्रोल आ गया. तो 7 ईयर पहले क्या किया, कंट्रोल जो था वो 7 ईयर पहले ही कंट्रोल उसके पास आ गया था. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इस स्टेट पे तो मैंने मजीद इन्वेस्टमेंट की है. ठीक है जी, तो ये जो पूरे साल का प्रॉफिट है ये मेरे पास रहा है, अंडर कंट्रोल में है. तो यहाँ पे जो है अब मुझे 3/12 नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल सिर्फ 3 महीने पहले नहीं आया, ये कंट्रोल तो मेरे पास 7 ईयर पहले ही आ गया था. ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा से इनको ऐड कर दूंगा. 16,000 11,800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,200. इसमें से माइनस करेंगे 1,300 तो ये आपके पास आ जाएगा 2,900. इसमें से माइनस करेंगे 660. ठीक है ना जी, 500 जमा 600 जमा 660, ये आपका आ जाएगा 2,240. अब इसका एनसीआई कितना बनेगा आपका, अब देखिए जरा, अब इसका एनसीआई बनाते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे हमने पहले लिया, हमारे पास पहले जो था प्रॉफिट कितना था हमारे पास, यहाँ पे देखना. अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि पहले 9 महीने का कितना था और बाद में 3 महीने का कितना हुआ. तो इसको 9 महीने का 3 महीने का कर लो. तो इसको अगर 9 महीने का मैं लिखूं तो 9/12 और 3/12. तो जब 9/12 करेंगे तो कितना आएगा, 740 ज़रब 9/12 555 माइनस 740 185. तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 555 इंटू हाउ मेनी परसेंट, 40%, सॉरी 60%. सॉरी एनसे, ठीक है 40%. ठीक है जी, तो पहले 9 महीने तो 40% रहा, लेकिन जो अगले के जो 3 महीने थे तो वहां पे कितना रहा मेरे पास, 10% मैंने लूज कर दिया तो मेरे पास 70% आ गया. ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा और टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 270. ये आपके पास आ जाएगा एनसीए. ठीक है जी, तो एनसीआई जो है वो पहले मेरे पास कितना था, 40% था 9 मंथ के लिए, और बाकी जो 3 मंथ है उस पर मेरा 30% हो गया. तो एनसीआई को आप यहाँ पे ब्रेक कर देते. ठीक है जी, तो ये आपका एनसीआई जो है यहाँ पे ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक होके 278 टोटल आ जाएगा. बैलेंस जो है पे चलते. चलो जी, सिचुएशन नंबर 4. ये क्या कहता है जी, in this case the parent had a significant influence in the first part of the year and then made an acquisitions. ये वो बात कर रहा है कि पहले पार्ट में सब्सिडी हो जाएगी आपकी, आई स्टूडेंट लगाओगे, दूसरे पार्ट में कंसोलिडेट हो जाएगा.
पहले में क्या होगा, सिविल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, मस्ट बी इक्विटी मेथड हो जाएगा, दूसरे में कंट्रोल आ जाएगा, तो हमने इसको कंट्रोल से लगाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, पहले हमने 40% इन्वेस्टमेंट की, 7 इयर्स बैक, उसके बाद हमने 30% और ले लिया, तो टोटल आपका कितने परसेंट हो गया, टोटल आपका 70% हो गया। तो यहाँ से जो 3 मंथ बचे, उस पर कितना हो गया आपका एनसीआई, कितना हो गया 30%, और 9 मंथ में कितना होगा आपका एनसीआई 40%। ये वो पुरानी बात है, ये 60%। ठीक है, तो एनसीए तो होगा नहीं ना, ये कंट्रोल ही नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास एनसीए जो है वो 30% आएगा। अब आपने क्या करना है जनाब, आपके पास कंट्रोल कब आया, कंट्रोल सिर्फ 3 महीने के लिए आया, जब आपकी परसेंटेज 70% हुई। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3/12 करेंगे। ठीक है, ये पूरा पीरियड जो है आप 3/12 कर लेंगे। ठीक होगा जी। तो 6000 का 3/12 1500, 4800 का 1200, आंसर 300 आ गया। 300 का 3/2 75, आंसर आ गया 25 to 25, एंड देन इसका आ गया 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 माइनस करेंगे तो 185। ठीक है जी। अब बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 10,000 जमा 1,1500, तो 11,500 माइनस 1,200 प्लस 800, 8,200, बाकी बचा आपका 3,300। ठीक है जी। उसके बाद 1,075, 1,075 टोटल में नहीं लगा रहा, मैं बाद में लगाता हूँ, 540। अब यहाँ देखें यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 40%, जो एसोसिएट है, वो एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट क्या है 40 है, सॉरी कैरिंग अमाउंट दी हुई है जो हमें 7 अगो जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो कैरिंग अमाउंट जो है वो उसमें प्रॉफिट ऐड होता रहेगा, इक्विटी मेथड है ना, और वो बढ़ती रहेगी, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। फिर आज उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, उस कैरिंग वैल्यू से हम डिफरेंस क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू का, उसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है जी। तो वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि वो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे। उसने कहा जो उसका टोटल प्रॉफिट में कितना दिया हुआ, 740 दिया हुआ। अब आप क्या करेंगे, 740 जो है उसको आप कर ले 9/12। ठीक है जी। उस 9/12 करके उस पर आपका शेयर कितना है 40%। ठीक है जी। तो आपने देखना है कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर 40% है, लेकिन कितने पीरियड के लिए, सिर्फ 9 मंथ के लिए। बाकी जो 3 महीने है उसमें तो मेरा कंट्रोल आ गया, तो उसका 3 मंथ का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। जी। अब इसका टोटल देखो, मैं इससे टोटल छोड़ दिया इसका। ये आपने ट्रीटमेंट करना है कि जब वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को आपने ब्रेक किया 9 मंथ में और 3 मंथ में, तो 3 मंथ को तो सारा मैं कंसोलिडेट कर दिया, लेकिन जो 9 मंथ वाला है वहां पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इक्विटी मेथड के तहत क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो मेरी कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। अब इसका निकाल लें आप एनसीआई। ठीक है जी। इसका 30% है ना, 70% एक्विजिशन है यहाँ पे, 30% मेरा एनसीआई है, कितना हो जाएगा 156। ये आपका 1907, ये हमने वर्किंग की थी।
एसोसिएट की, ये आपका अच्छा पड़ा। ठीक हो गया जी। चले जी, तो ये इसके साथ हमारा जनाब चैप्टर नंबर 2 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है दूसरे फाइनेंशियल में प्रॉफिट लॉस अंदर कंप्रेसिव इनकम चैप्टर नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रिंग में इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। आप जरा इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप मुझे इजाज़त दें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है हम इसको यहीं से जो है इसको स्टार्ट करेंगे।